Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 9th of January 2025. So first of all, the ICMR has developed a low-cost tech to reduce the iron deficiency that is called anemia phone. So it is a collaboration between the Cornell University researchers and also the ICMR. It will be accurate, it will be cheap, and it will be quicker. So iron deficiency, it also leads to be a cause of anemia, which affects 50 to 70% of the pregnant women in India. So ICMR role becomes important in the public health security. Also, anemia phone. This is the technology. Then what is the polar vortex? It has caused massive winter storms in the US. So polar vortex is created. क्या होता है polar vortex? So it is basically a low pressure area. So low pressure area create होता है with the cold air surrounding the poles of the earth. जिसमें vortex का मीनिंग हम बोलते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एयर, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो पोल्स के पास ही रह जाती है। तो जब पोलर वॉर्टेक्स वीकन होता है तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से जो आर्कटिक एयर है वो लोअर एल्टीट्यूड्स पे भी आती है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न अमेरिका के पार्ट, यूरोप के पार्ट एंड ऑल्सो एशिया के पार्ट। एंड जब एक स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स होता है तो वो एक सर्कुलर जेट स्ट्रीम को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो ट्रैप्ड रहती है हमारे पोल्स के पास। सो जेट स्ट्रीम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जेट स्ट्रीम जो कि अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ विंड है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करता है एंड वेदर पैटर्न्स को स्टेबल मेंटेन करने में भी हमें हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैसिव विंटर स्टॉर्म्स आ रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हो रहा है। जो पोलर वॉर्टेक्स भी है वो भी वीकन हो रहा है और धीरे धीरे लेस स्टेबल होते जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं कि जो वार्मर पोल्स हैं वो भी डिसरप्ट करेंगे इस बैलेंस को बिटवीन दी वॉर्टेक्स एंड ऑल्सो दी जेट स्ट्रीम। तो अनइवन वार्मिंग का एग्जाम्पल ये भी है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं। हम हमेशा इसको जोड़ते हैं इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स, बट हम देख सकते हैं कि पोल्स के पास वाले रीजन्स पे भी कैसे इम्पैक्ट आता है। देन सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस माओइस्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर रीजन के अंदर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे परसिस्टेंट वल्नरेबिलिटीज अभी भी हैं इन एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस। एफर्ट अभी भी किए जा रहे हैं टू न्यूट्रलाइज सच थ्रेट्स। सो डिफरेंट चैलेंजेस हैं इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज के अंदर जो कि हाईलाइट भी किया गया। पेपर की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। GS3 एंड GS2 गवर्नेंस के लिए। तो क्या चैलेंजेस अभी भी हैं? चैलेंजेस में हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकली जो एरिया है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें मूवमेंट जो होती है व्हीकल्स की या फिर मूवमेंट जो माओइस्ट की होती है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है क्योंकि रगेड टेरेन है एंड कहीं ना कहीं नेचुरल कवर उनको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लोकल नेटवर्क्स का जो यूज है, माओइस्ट जो है वो उन्हीं पे रिलाई करते हैं, लोकल सपोर्ट पे, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पे, जिनमें विलेजर्स भी जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ट्रस्ट को ब्रिज करना कितना ज्यादा जरूरी है फॉर द अथॉरिटीज विद द लोकल्स। एंड IED अटैक्स जो कि अभी और ज्यादा प्रेविलेंट होता जा रहा है, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। उनका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो, जिसको रिमोटली भी और मैनुअली दोनों ही तरीके से वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत सारे मेजर्स ले रही हैं, जैसे कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स MPV का हम यूज कर रहे हैं, जो गारंटी कर बट ब्लास्ट विद स्टैंड कर सकती हैं बट गारंटी नहीं कर सकती सेफ्टी अगेंस्ट दी हाई पावर IEDs। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अटैक्स भी मेंशन किए गए हैं जो हम एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सुकमा अटैक 2018 एंड झिरम घाटी मसाकर 2013 में, वेयर द पॉलिटिकल लीडर्स वर एम्बुश्ड ड्यूरिंग एन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। सो ये दिखाता है कि बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग कितना ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना विद द लोकल्स,
ऑल्सो टैक्टिक्स को इम्प्रूव करना, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, एंड ऑल्सो यूएवीज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. So Maoist insurgency, as it continues the threat on the state and the national stability also. So counter insurgency efforts जो हम already put up भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. Then next grooming scandal जो कि यूके के अंदर हमने देखा, a very sensitive issue which is ongoing. It is not only having socio-political impact but also a worldwide impact. तो GS2 गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज एथिक्स के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. जो पब्लिक ट्रस्ट है कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है बिटवीन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द जस्टिस द पब्लिक. सो केयर स्टारमर वो डिफेंड कर रहे हैं खुद को बेसिकली. ही इज स्टेटिंग दैट द ग्रूमिंग गैंग क्राइम्स दे वर एड्रेस थ्रू प्रोसिक्यूशंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर. बट अभी भी देखा जाता है कि इस पूरे कंसर्न के साथ ना कि खुद में ही जो ग्रूमिंग स्कैंडल है वो सेंसिटिव इशू है, बट इसके साथ साथ एथनिक और रेशियल कंसर्न्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं. So they have exploited children mainly from the vulnerable backgrounds by using social media, by using trafficking networks and also manipulation. So reports are also suggesting कि जो grooming victims हैं they are predominantly girls from the care home. So हम देख सकते हैं कि उनके पास already कोई backing नहीं है. तो गवर्नमेंट एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ताकि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो बनी रहे एंड जस्टिस मिले. एंड ऐसे केसेस को काफी ज्यादा सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना जरूरी है. तो सोशल इश्यूज GS1 में हम बोल सकते हैं एंड GS2 में हम गवर्नेंस बोल सकते हैं. देन सोप स्टोन माइनिंग एंड लैंड सब्सिडेंस इन बागेश्वर उत्तराखंड. So soapstone mining, it has led to severe environmental damage and also land subsidence, जिसमें क्रैक्स तक अपीयर होने लगे जैसे कि इस इमेज में दिख सकते हैं घरों में एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो सैंडस्टोन सबसे पहले तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली, सोपस्टोन काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली माइनिंग की जाती है इन दी उत्तराखंड. एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग है, माइनिंग माफिया का चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से सैंड सब्सिडेंस कंसर्न्स उठने लगते हैं, क्योंकि जो पूरे माइनिंग प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक है, अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से जो स्लोप है उनमें मूवमेंट होता है. तो जो पूरा स्ट्रक्चर है सॉइल का उसी के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो हाउसेस हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी इम्पैक्ट हो रहा है. जो सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. ये तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, बट इसके साथ साथ कल्चरल कंसर्न्स भी हैं. बहुत सारी हेरिटेज साइट हैं, ट्रेडिशनल होम्स हैं जिनमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं. तो जुडिशरी का भी रोल हम देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इंटरवेंशन के लिए, अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाने के लिए. तो वहां पे भी जो नेग्लिजेंस हुआ है एंड और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की डिमांड की है हाई कोर्ट ने भी. सो लोकल अथॉरिटीज का इंपॉर्टेंट रोल आता है इसमें. GS1 ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड एनवायरनमेंट GS3 के लिए, कि कैसे जो अनरेगुलेटेड माइनिंग है उसका ना कि सिर्फ इकोसिस्टम पे बल्कि सोशो कल्चरल एस्पेक्ट जो है सोसाइटी का उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है. जैसे कि ट्रेडिशनल कुमाऊनी बखलिस, जो ट्रेडिशनल हाउसेस हैं वहाँ के, उनके ऊपर भी इसका टोल आ रहा है. कली का टेम्पल है कंदा में, सो जो कि 10th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था. तो हम देख सकते हैं कि कितना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है पूरे ही एरिया का. देन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, ही मेट विद अफगानिस्तान तालिबान रेजीम, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं इन दुबई. एंड इंडिया बेसिकली हाई लेवल पे आउटरीच कर रहा है टू द तालिबान. इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मटेरियल सपोर्ट जिसमें हेल्थ केयर, रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन, ऑल्सो ट्रेड कॉपरेशन थ्रू चाहबार पोर्ट, ताकि ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इनहेंस कर पाए हम इन ईरान. चाहबार का जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि आसपास के नेशंस के लिए भी. वैसे ही स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी इंडिया जो है वो यूज करता है.
for strengthening the cooperation with the help of cricket like sports, ताकि कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन टाई जो है वो हम बिल्डअप कर पाए। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रियलिज्म दिखाता है हमको इंटरनेशनल रिलेशन में भी, कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है विद द तालिबान, जिसमें हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात करते हैं, एंड ध्यान में रखते हैं कि ना कि सिर्फ ये इंडिया की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा बल्कि ऑल्सो जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो इंडिया यूज करता है वाया स्पोर्ट्स, वो भी उसका भी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी GS2 GS3 उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन फ्लोराइड लेवल कैसे इट इज लिंक्ड विद द लॉस ऑफ IQ। सो रीसेंट स्टडीज भी किए गए US में नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हायर लेवल्स ऑफ फ्लोराइड से जब एक्सपोजर करवाया गया सच एज इन द ड्रिंकिंग वाटर, जब 1.5 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड पर लीटर से ज्यादा का एक्सपोजर होता है, तो उससे देखा गया कि इट वाज एसोसिएटेड विद लोअर IQ इन द चिल्ड्रन। सो फ्लोराइड न्यूरोटॉक्सिसिटी ये कीवर्ड है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है दैट 1 mg per liter, for every 1 mg per liter increase in urinary fluid, children's IQ drops by 1.63 points। तो कैसे न्यूरल हेल्थ से भी लिंक्ड है। जो हम वाटर पी रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि ग्राउंड वाटर एक्सेसिव अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एंड ROs भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो ऐसे कंटामिनेशंस के चैलेंजेस को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए ताकि सेफ कंजम्पशन हो पाए। देन ऑल्सो 2036 ओलंपिक के लिए इंडिया ने भी बिड किया है, एंड इट हैज प्रपोज्ड फॉर अ पैन इंडिया अप्रोच। मल्टीपल सिटीज को इंक्लूड किया जाएगा जैसे कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, पुणे एंड ऑल्सो मुंबई, जिसमें जो अहमदाबाद है इट विल बी दी फोकल पॉइंट। सो इस पैन इंडिया अप्रोच तो क्यों इंडिया के लिए सबसे पहले जरूरी है, ओलंपिक्स के लिए इंडिया क्यों बिड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े लेवल पे इवेंट होते हैं हम बोल सकते हैं कि वो एक नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। नेशनल यूनिटी, प्राइड, ऐसे वैल्यूज को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया प्रैक्टिस भी करता है, तो वो भी दिखाएगा, इंडिया का कल्चर भी हम शोकेस कर पाएंगे, एंड ग्लोबल लेवल पे भी हम बेसिकली दिखा पाएंगे अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिया एंड एज अ केपेबल इमर्जिंग पावर। सो इसी के अंदर डिफरेंट चीजें प्रपोज की गई हैं। इंडिया इनफॉर्मल डायलॉग में भी इंगेज कर रहा है विद द IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी, एंड जो बिड है वो फाइनलाइज 2026 तक होगी, इसलिए हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है। तो 6,000 करोड़ रुपीज वर्थ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पाइपलाइन, दे आर इन द पाइपलाइन फॉर अहमदाबाद, एंड डिफरेंट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज फॉर टेनिस, एक्वेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन सभी की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट होस्ट सिटीज हैं जैसे कि भुवनेश्वर, तो वहां पे हम हॉकी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। भोपाल के लिए मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स, पुणे में रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग, एंड ऑल्सो मुंबई के अंदर क्रिकेट। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है इससे रिलेटेड, बट चैलेंजेस भी हैं जैसे कि कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिले हो सकते हैं, इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन दी एजेंसीज, एंड कहीं ना कहीं इंडिया का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो ग्रो हो रहा है, एंड उसी से अलाइन ये पूरा एस्पेक्ट भी हो जाएगा। तो नेशन बिल्डिंग इन नेशन आइडेंटिटी एंड ऑल्सो सॉफ्ट एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया ये शोकेस करता है यहाँ पे। देन वेस्ट मैनेजमेंट एक मेजर इशू है, ना कि सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि काफी सारे ग्रोइंग एंड अर्बनाइज सिटीज के अंदर। तो 3 लैंडफिल्स हैं, गाजीपुर,
भलसवा एंड ओखला के अंदर, जो कि ओवरबर्डन्ड है दिल्ली से, जो दिल्ली एनसीआर से जो वेस्ट आ रहा है। सो दिल्ली की सिर्फ बात करते हैं तो दिल्ली डेली जो वेस्ट जनरेशन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 11,000 टन्स, एंड और ज्यादा वर्सन होते जा रहा है। चैलेंजेस देखे जाते हैं कि वेस्ट रेमिडिशन मेथड्स जो हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, जिसमें एमसीडी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस स्लो है। ओनली 55% ऑफ जो वेस्ट है इट गेट सेग्रीगेटेड एट द सोर्स। सो कितना जरूरी है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि ईच एंड एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल कि आप सोर्स से ही वेस्ट को सेग्रीगेट करके दें, ताकि जो इफेक्टिवनेस ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट वो इंक्रीज हो पाए। टारगेट भी सेट किया गया फॉर 2026, जिसमें टारगेट इज टू अचीव 100% डेली वेस्ट सेग्रीगेशन। बट इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं लोकल लेवल पे। सो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है डिफरेंट एंटिटीज के बीच में फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन नॉट ओनली चेंजिंग द माइंडसेट बट ऑल्सो चेंजिंग द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। एनजीटी का इम्पोर्टेंट रोल आता है इन मेकिंग श्योर प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस, ऑल्सो एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना फॉर दीज लैंडफिल्स ऑल्सो। सो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ जोन्स के अंदर, ताकि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा पाए हम, एंड ऑल्सो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, MRF, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इनिशिएटिव लिया गया फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड उनको प्रोसेस करने के लिए। ऑल्सो बायो माइनिंग के भी प्लान किए जा रहे हैं, दैट इज प्रोसेसिंग द ओल्ड वेस्ट, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए एंड उसको यूटिलाइज किया जाए, इट कैन बी टर्न इनटू समथिंग मोर वैल्यूएबल। सो ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स, पुअर सैनिटेशन, इट ऑल्सो impacts the health and the quality of life of the citizens who are living in the surrounding areas. So waste to energy plants is also a solution which we can look forward to. And also the concept of circular economy, that how to reuse and recycle the waste. So these are some challenges and some solutions which we can implement. So ideate, innovate and implement. Different एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमारे लिए है जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मिलेट प्रेनोर, सो वाटर वेल्थ, जैसे सस्टेनेबल पैडी कल्टीवेशन किया जा रहा है इन दी वेस्ट बंगाल। ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग इरिगेशन मेथड इज यूज देयर, ताकि वाटर सेव किया जा सके, कॉस्ट भी रिड्यूस्ड है ऑफ द इरिगेशन, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है ऑफ द मीथेन एमिशन वो भी रिड्यूस होते जा रहा है बाय 48%. So alternate wetting and drying irrigation method is important here. Water wealth is the keyword. इसके अलावा सोलर ट्रांसफॉर्मेशन में भी सोलर पावर, हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग दी सोलर पावर इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, जहाँ पे सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स आर बीइंग यूज्ड। कन्वेंशनल डीजल पंप्स जो हैं वो अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं, अनअफोर्डेबल बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सोलर पावर्ड पंप्स यूज किए जाते हैं उसकी वजह से जो इरिगेशन कॉस्ट भी था वो कहीं ना कहीं फ्री होते जा रहे हैं लोगों के लिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का और ज्यादा प्रमोशन बढ़ते जा रहा है फॉर दी फार्मर्स ऑल्सो। मिलेट प्रेन्योर्स, जिसमें मिलेट कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जा रहा है, तो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो फील्ड क्रॉप सिर्फ बोला जाता है कि मेजर ऑफ द फार्मर्स दे आर ग्रोइंग ओनली फील्ड क्रॉप्स, नॉट इवन हॉर्टिकल्चर और मिलेट्स। तो उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर स्विच ऑन फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस कंडक्ट करने में। दे आर एनकरेजिंग 1,000+ विमेन फार्मर्स टू अडॉप्ट द मिलेट कल्टीवेशन, ताकि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन बन पाए उनके लिए। सो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर बनते जा रहे हैं, दे आर पॉपुलराइजिंग द मिलेट बेस्ड रेसिपीज। सो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ एनजीओज लाइक स्विच ऑन, एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ अवेयरनेस, and also government is additionally providing subsidies to revolutionize the agricultural sector. So it is not only promoting millets, and it is not only uplifting the
people and the farmers economically, but it is also making us move forward towards more innovative methods which are climate resilient, and also we are promoting conservation of water with the integration of technologies. Next, so women voter turnout, it has increased. States with higher gender ratio, it includes Tamil Nadu, also Maharashtra, Uttar Pradesh. तो improved gender ratio हमने देखा है, बट इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटीज अभी भी परसिस्ट करती हैं इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे विमेन वोटर्स जो हैं वो कम है, मेल वोटर्स ज्यादा हैं. सो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है ऑफ द विमेन, एंड डेमोक्रेसी के पूरे ही प्रोसेस को, इलेक्टोरल प्रोसेस को इंक्लूसिव भी बनते जा रहा है. बट उसके अलावा भी अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं और स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है. इवन इन दी अर्बन सिटीज हम देख रहे हैं कि जो टर्नआउट है वो कम है. तो क्या डिफरेंट यूनिक चैलेंजेस हैं, तो अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज में लोकल लेवल पे स्ट्रैटेजीज हमें लेके आनी चाहिए ताकि और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट. एंड ये भी दिखाता है कि द रोल ऑफ जेंडर इंक्लूसिविटी, how important role it plays in strengthening the democracy also. Then regarding Dam Safety Act 2021, so criticize किया गया है the implementation of the act. Important इसके अंदर NDSA, that is National Dam Safety Authority, जिसको establish किया गया है, and also National Committee on Dam Safety, उसको भी फॉर्म किया जाएगा. सो इट इज ऑल्सो पिटिशन के अंदर एडवोकेट किया जा रहा है कि इट मस्ट सबमिट दैट 128-year-old जो मुल्लपेरिया डैम है इन केरला, वहां पे सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं एंड हाउ इट इज पोजिंग अ रिस्क फॉर द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकल्स देयर. सो देर इज नीड फॉर टाइमली सेफ्टी ऑडिट्स. कैसे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हम इम्प्लीमेंट करें, स्पेसिफिकली जो वाटर टेंस्ड एरियाज हैं जहाँ पे वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट उनके लिए हो जाता है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड ऑल्सो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी. बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अ चैलेंज. तो GS2 एंड ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें जो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और नॉन कंप्लायंस का चैलेंज है, दोनों एक डुओ चैलेंज फॉर्म करते हैं. तो GS3 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. देन रिवर इंटरलिंकिंग, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने देखा था केन एंड बेटवा रिवर प्रोजेक्ट. एंड जो बुंदेलखंड रीजन है दैट इज ड्रॉट प्रोन रीजन, वहां पे हम वाटर सप्लाई देंगे. पन्ना टाइगर रिजर्व से भी रिवर जो है वो फ्लो करती है, वहां पे इकोलॉजिकल कंसर्न्स उठ रहे हैं, जैसे कि इट कैन डिसरप्ट द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, जो नेचुरल रिवर फ्लो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो कि काफी ज्यादा डेलिकेट होता है, हो सकता है कि वो भी डिसरप्ट हो जाए. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ सकता है जो कि वाटर स्कार्सिटी को इवन इन द डोनर रिवर, जो जहां से वाटर सप्लाई किया जाएगा, वो एम्पलीफाई हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉट कंडीशंस को वर्सन कर सकता है. एरल सी क्राइसिस, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट हो सकता है बाय एक्सेसिव वाटर डाइवर्शन. सो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है. एंड ऑल्सो जो पुअर मैनेजमेंट होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, देयर इज लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच इन कंजर्वेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको टैकल करना, और ऑल्सो वाटर शेड अप्रोच लेके आना, जिसमें ना कि सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स को इंक्लूड करना, सॉइल कंजर्वेशन, ऑल्सो सस्टेनेबल इरिगेशन को यूज करना. ये सारे ही इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड जो नरेटिव सेट किया जाता है दैट देर इज जो नरेटिव होता है कम्युनिटी के अंदर भी, जो वाटर है वो फ्री रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं हम वाटर वेस्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं. तो उस पूरे नरेटिव को चेंज करना भी जरूरी है क्योंकि ये क्रिटिकल रिसोर्स है वाटर. एंड इससे पहले वाटर मैनेजमेंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए,
तो जो लॉज है उनको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना जरूरी है, और एक नेशनल वाटर पॉलिसी जिसमें एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाए फॉर द वाटरशेड मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकल सिटीजन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, एंड ऑल्सो एक्सपर्ट कमिटीज को बैठाना बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द राइट टू फूड एंड व्हाट आर द challenges वी आर हैविंग विद पीडीएस सिस्टम, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे कि झारखंड या फिर बिहार, वहां पे हम देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक इश्यूज देखे जा रहे हैं इन दी पीडीएस सिस्टम, वेयर देयर आर रिमूवल ऑफ एलिजिबल हाउसहोल्ड्स। रिसेंटली हमने देखा था कि डेटा भी कहीं ना कहीं इरेज कर दिया गया था। तो डॉक्यूमेंटेशन जो रूट है वहीं पे ही चैलेंजेस हम देख रहे हैं, डिफरेंट रेजिडेंट्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए। करप्शन है, ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन वी कैन सी। सो टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करें ताकि और ईज हो पाए और एफिशिएंट हो पाए पूरा ही प्रोसेस, बट उसमें भी डिजिटाइजेशन एंड ई गवर्नेंस में भी हम चैलेंजेस देख रहे हैं। जैसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट से, या फिर पुअर इंटरनेट एक्सेस है, तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है। बायोमेट्रिक फेलियर कई बार हो जाता है, जिसकी वजह से जो राशन कार्ड है वो उनको जेन्युइन बेनिफिशियरीज को भी नहीं दिया जाता। तो क्या कर सकते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी बहुत जरूरी है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सबसे पहले प्रोवाइड करना जरूरी है। एंड साथ ही साथ ये जो इश्यूज हैं पब्लिक वेलफेयर डिलीवरी मैकेनिज्म जैसे कि पीडीएस में, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं द कोर ऑफ द सोसाइटी, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और कैसे हम इंक्लूसिव बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को, वो चैलेंज है हमारे लिए। देन क्रिपल एंड स्कटल, सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों की ही प्रॉपर फंक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट we are facing challenges of lack of commitment to transparency and accountability. There are delays, and sometimes the information is denied. It also discourages its use. So central information commission, and वैसे ही स्टेट लेवल पे भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, 23,000 पेंडिंग अपील्स हैं, सेवरल स्टेट कमीशंस हैं, दे आर ऑल्सो डिसफंक्शनल क्योंकि स्टाफ उनके पास उतना नहीं है प्रोवाइडेड। सो एक आउटलाइन, टाइमलाइन को आउटलाइन करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो ये जो सर्च कमिटीज हैं इनके अंदर कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर कर सकते हैं। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू एडवर्टाइज एंड ऑल्सो टू फिल दी वैकेंसीज जो स्टाफ के अंदर है ऑन अ टाइमली मैनर। एंड ऑल्सो जो सेंट्रल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी, उनकी ऑटोनॉमी एंड उनका फिक्स टेन्योर, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है व्हेन द आरटीआई एक्ट वाज अमेंडेड। सो कहीं ना कहीं ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है उस टेन्योर को। सो देयर इज लैक ऑफ urgency, द कमिटमेंट टू फिल द वैकेंसीज ऑल्सो, एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए काफी एक कोर हो जाता है आरटीआई एक्ट इन इंडिया। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका गवर्नेंस में, एंड ऑल्सो जो ऑटोनॉमी है ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट अगर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को हमें अपहोल्ड करना है। तो टाइमली अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ऑटोनॉमी जो कि कहीं ना कहीं ओपन एंडेड छोड़ दिया गया बाय द आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट, उसको रिस्टोर करना चाहिए। एंड ऑल्सो अवेयरनेस करनी चाहिए अमंग द सिटीजन्स टू एडुकेट देम अबाउट देयर राइट्स अंडर द आरटीआई एक्ट। देन चाइना's long game in Africa. China, it has established its first political training school तंजानिया में। ये जो स्कूल है वो ट्रेन करता है अफ्रीकन पॉलिटिकल लीडर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम कंट्रीज विद
which are having strong historical ties to China, such as South Africa, Angola, Namibia, also Tanzania, Mozambique. So it is promoting Chinese governance principles in Africa. एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ओवर द अफ्रीकन पॉलिसी मेकर्स वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा. तो सीसीपी का गवर्नेंस स्टाइल हम यहाँ पे देख सकते हैं. The schools, they are promoting, they are implementing a very strategic goal here regarding the model of the governance, the strong ruling parties, decentralized political control. Also जो इंडिया के साथ हम हमेशा सॉफ्ट पावर को लिंक करते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना का भी कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर है उसे ये इनहांस करेगा बाय एडुकेटिंग द अफ्रीकन लीडर्स अबाउट द चाइनीज ट्रेडिशन, अबाउट द चाइनीज पॉलिसीज एंड द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. तो ना कि सिर्फ उनके सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को इनहांस करेगा, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिच इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द अफ्रीका एंड इन्वेस्टमेंट है, उसको भी इंक्रीज करने में चाइना के लिए हेल्प करेगा. तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अपने आप को पोजिशन भी कर रहा है एज अ ग्लोबल मेडिएटर. इट इज फॉस्टरिंग डायलॉग्स, इट इज रिजॉल्विंग रीजनल डिस्प्यूट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान के केस में हमने देखा. सो अपना पॉलिटिकल नेटवर्क चाइना जो है वो एक्सपैंड कर रहा है. सो इंडिया के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है फॉर द स्टेबिलिटी इन द रीजन. इंडिया ने भी स्टेप्स लिए हैं जो कि हमने G20 के अंदर देखा. G20 में इंडिया ने अफ्रीका को भी इंक्लूड किया है. एंड कहीं ना कहीं चाइना के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि एक पेशेंट डिप्लोमेसी अप्रोच है जिसमें चाइना जो है लॉन्ग टर्म गोल के साथ शेप कर रहा है अफ्रीका के पॉलिटिकल एंड ऑल्सो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को. Then next is regarding Trump, Gulf of Mexico. He has proposed to rename it as Gulf of America. तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख सकते हैं. France and Germany have also expressed their concerns over the US policies. They are undermining NATO solidarity and also they are threatening the sovereignty. वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लुइसियाना परचेज, जो कि 1803 में हुआ था, एंड अलास्का परचेज 1867 में, जिसमें ग्रीनलैंड का जो स्ट्रैटेजिक आर्कटिक लोकेशन है इट ऑल्सो अलाइंस विद इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. तो आर्कटिक को जो पूरा ही रीजन है वो एक तरीके से एक इमर्जिंग थिएटर है. एंड एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड, इट विल इनहेंस द डोमिनेंस ऑफ द यूएस, बट क्या वो पॉलिटिकली करेक्ट मूव होगा? एंड ऑल्सो क्या ये एग्जाम्पल नहीं हो जाता ऑफ नियो इम्पीरियलिज्म? जो एम्बिशंस हैं